हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज की वीडियो में हम आपका क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 16 है लाइट, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो लाइट, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, लाइट जो होती है, हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। हम अपने वर्ल्ड को अपने सेंसेस के थ्रू जानते हैं, जो कि सेंसेस हमारे होते हैं टच, सी, टेस्ट, हेयर, है ना। द सेंस ऑफ लाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। तो उसमें जो सेंस ऑफ लाइट होता है, देख पाने का जो सेंस होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दो वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस, जिसकी वजह से हम अपने आसपास काफ़ी चीज़ों को देख पाते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हम अपने आसपास बादल, रेनबोज और बर्ड्स को भी फ्लाई करते हुए देखते हैं। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स। और रात में हम चांद तारों को भी देख पाते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। आप देख पाएंगे कि इस पेज पर जो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस लिखे हैं, आप उनको देख पा रहे हैं ना। कैसे देख पा रहे हैं? अपनी आंखों की वजह से, सेंस ऑफ लाइट की वजह से। पर व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, चीज़ों को देखने लायक बनाता कौन है? क्या आप, जैसे आप कहते हैं कि आपके पास देखने की पावर है, आपकी आंखें जो देख सकती हैं, लेकिन अगर कोई डार्क रूम हो, अगर किसी कमरे में बहुत अंधेरा हो, तो क्या आप चीज़ों को देख सकते हो? नहीं देख सकते। What it means that the eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have reflected by it. इसके कहने का मतलब है कि आप सिर्फ, आपकी आंखें काफ़ी नहीं है किसी चीज़ को देखने के लिए। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं देख सकते जब तक या तो उस चीज़ पर लाइट ना पड़े, ठीक है, या उस चीज़ से लाइट ना निकल रही हो, या फिर उस चीज़ से टकराकर लाइट रिफ्लेक्ट ना होती हो, तब तक आप उस चीज़ को नहीं देख पाते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने के लिए, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट है वो कहता है कि फिक्स वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और टेबल। आपने एक वाइट शीट ली और उसको एक टेबल पर फिक्स कर दिया। टेक अ कोम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। आपने एक कोम्ब लिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक कोम्ब लिया और इसके सारे जो छेद हैं, सारे जो ओपनिंग्स हैं, वो सब बंद कर दी, सिर्फ एक को यहाँ पर खुला छोड़ दिया। उसके बाद यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर और फॉर दिस, मतलब कि आपने यहाँ काला कपड़ा रख सकते हो या काले कागज से पेस्ट कर सकते हो, जिससे कि लाइट कहीं नहीं जाएगी। ब्लैक पेपर जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसे पार नहीं जाने देता, आप सब जानते हो, ठीक है। होल्ड द कोम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। अब ये जो शीट ऑफ वाइट शीट ऑफ पेपर है, इस पर हमने जो कोम्ब है उसको परपेंडिकुलर रख दिया। उसके बाद थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कोम्ब फ्रॉम द साइड। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो कितनी लाइट आ रही है, लेकिन जब ये लाइट यहाँ से होकर गुजरती है तो सिर्फ इस ओपनिंग के थ्रू ही लाइट जा पाती है और बाकी सारी लाइट जो है वो इसके पार नहीं जा पाती है। And the comb, you'll see a ray of light along with the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of the light ray. अब उसने कहा कि ये जो शीट ऑफ पेपर आपने रखा था, इसके ऊपर आप देख पाओगे कि इतनी सारी लाइट के बावजूद भी सिर्फ एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पर पार हो पा रही है। इससे कॉम्ब से सिर्फ एक रे ऑफ लाइट जो है वो पार हो पा रही है। उसके बाद आपने क्या किया कि एक सहारा लगाकर यहाँ पर आपने मिरर भी रख दिया। अब आप देखते हो कि जब लाइट यहाँ से, रे ऑफ लाइट यहाँ से आई तो वो यहाँ पर टकराई मिरर से और वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन अनदर डायरेक्शन। तो ये पहला आपका रूल है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी ऑफ द सर्फेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे एंड द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सर्फेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो लाइट यहाँ से निकलकर इस पर पड़ी मिरर पर, उसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और यहाँ से टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर गई उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद इसने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने के लिए क्या किया? एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उसने क्या किया कि ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर। अब उसने क्या किया, एक सिंपल लाइन खींची जिसमें उसने मिरर दिखाने के लिए छोटी छोटी लाइंस को खींच दिया।
इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। उसके बाद आपने एक इंसिडेंट रे बनाई और एक रिफ्लेक्टेड रे बनाई। उसके बाद क्या, रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब। उसके बाद आपने क्या किया, मिरर को और कॉम्ब को दोनों को हटा दिया। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर एंड द लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आपने कॉम्ब और मिरर तो हटा दिया। अब आप क्या करोगे, ये जो जहां पर लाइट ने स्ट्राइक किया था, यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट हुई थी, उस पॉइंट से आप एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर खींचोगे, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और टू दैट पॉइंट। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यानी कि जो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे, यानी कि इसके और इसके बीच में जो एंगल है उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Measure the angle of incident ray and measure the angle of reflection. Repeat the activity several times and changing the angle of incidence after the data in the table. उसने कहा कि मतलब कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे का एंगल है उसको आप अलग अलग तरीके से चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज आर, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका सेकंड रूल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसे कहते हैं, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट, किस लिए किया एक्सपेरिमेंट, इसमें ये पूछता है दैट व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। वो कह रहा है कि अगर मैं नॉर्मल के साइड से, नॉर्मल की तरफ से, नॉर्मल के साथ साथ एक लाइट अगर मिरर पर डालूं तो क्या होगा। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर एक और एक्टिविटी की, उसने यहाँ पर एक टॉर्च रखी, एक शीट ऑफ पेपर रखा या कॉम रखा, और इसी तरह ये वही एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये सेम एक्सपेरिमेंट है जो आपने यहाँ किया है, ये वही एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पर रिपीट किया गया है इलेबोरेटली। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, जब आपने होल शीट ऑफ पेपर को स्प्रेड कर दिया, इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन। ओके, ये आपका एक प्लेन दिखाता है जिस पर लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो अप्लाई होगा। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे रेयर आर ऑल इन द प्लेन। उसके कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल होगा, ये देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये आपकी इंसिडेंट रे हुई, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हुई और ये आपका नॉर्मल हुआ। तो ये तीनों किस में आ रहे हैं, एक ही प्लेन में आ रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये आपका रूल जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट टू द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। इसको कहते हैं, दिस इज द अनदर रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका एक और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, उसके बाद पहेली एंड बूझो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ टॉर्च। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट क्या था, आपका टॉर्च था। अब पहेली और बूझो ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने सोर्स ऑफ लाइट को क्या, किसको यूज किया, सोर्स ऑफ लाइट में सन को। ठीक है, बूझो रिमेंबर्ड इन क्लास 7th he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror. पहेली asked him to recall those features. यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, was the image erect or upside down, मतलब कि इमेज किस तरह की बनी थी, किस साइज की बनी थी और किस तरह से बनी थी। ठीक है, उसको समझाने के लिए यहाँ इसने क्या किया, एक और एक्टिविटी की गई। इस एक्टिविटी में क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट O था जिसे प्लेस किया गया इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ, यानी कि एक प्लेन मिरर था आपका PQ, उसमें एक सोर्स ऑफ लाइट O रखा गया। ठीक है, प्लेस कर दिया मिरर के सामने। 2 रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट। उसके बाद 2 रेज इस पर डाली गई, OA और OC।
ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रेज बनी। उसके बाद क्या हुआ कि वो कह रहा है कि क्या आप रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज एंड दीज आर इंसिडेंट रेज। ओके, ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू। ये हमने नॉर्मल्स जो है वो ड्रॉ कर दिए। उसके बाद देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ए एंड सी। उसके बाद हमने रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रॉ कर दिया। हाउ वुड ड्रॉ दीज रेज? कैन कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज थी उसे हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी डी। नाउ एक्सटेंड देम फर्दर, उसे हमने और आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई थी, उसे हमने और आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ाने के बाद क्या हुआ? डू दे मीट, वो कहता है कि क्या वो कभी मिलती हैं आगे जाकर? एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स, उसके बाद हमने बैकवर्ड्स उनको मिला दिया। डू दे मीट नाउ, अगर हम इनको, अब ये तो इस तरफ हमने की थी, उसके बाद उसने बोला कि बैकवर्ड भी करो। अब यहाँ से तो मिलती नहीं, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या वो मिलती हैं? तो हमने क्या किया कि इसे इमेजिनरी वे में हमने बैकवर्ड मूव कर दिया। तो बैकवर्ड मूव करने पर ये मिल गई, और ये कहाँ मिलती हैं? आपके आई पर, ये आई पॉइंट पर मीट कर जाती हैं। फॉर व्यूअर्स आई एंड ई डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द फ्रंट पॉइंट आई। अब जो है, अगर यहाँ पर कोई व्यूअर देख रहा है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहाँ दिखाई देगी? आई पर। जो इमेज है उसकी कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? उसके पॉइंट आई पर रिफ्लेक्ट होगी। Since the reflected rays do not actually meet at eye but only appears to do so, we say a virtual image of the point O is formed at eye. अब क्योंकि एक्चुअली तो जो रिफ्लेक्ट हुई थी वो ए बी और सी डी रिफ्लेक्ट हुई थी, ये तो हमने बैकवर्ड करके देखा कि वो पॉइंट पर मिलते हैं या इमेज बनती है या नहीं। क्योंकि ये इमेज एक्चुअली में नहीं है, जो आई पर बनी है वो इमेज एक्चुअली में नहीं है, वो हमने मान लिया कि अगर मिलती तो आई पर बनती। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? इसे कहा गया वर्चुअल इमेज, जो कि पॉइंट ओ जो सोर्स ऑफ लाइट था उससे इमेज बनाई पॉइंट आई पर, लेकिन ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल इमेज है। ओके, यू मे रिकॉल दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय एन मिरर, द लेफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। अब यहाँ पर उन्होंने एक और डेफिनेशन आपको दी है। डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप मिरर में सेल्फी लेते हैं या फोन में सेल्फी लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको जो राइट पोर्शन है वो लेफ्ट में दिखाई देता है और जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट में दिखाई देता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको हमें कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। अब वहां पर, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस। अब ये आपको नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट दिखाया है, आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश की है। वो दो तरीके कौन से हैं? यहाँ पर देखो, उसने क्या किया कि एक असिमेट्रिकल प्लेन था, ठीक है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल। यहाँ पर उसने देखो ये कर दिया, इमेजिन द पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन इर्रेगुलर सरफेस। एक इर्रेगुलर सरफेस है जिस पर पैरेलल जो है वो इंसिडेंट रेज पड़ रही हैं। ये इर्रेगुलर सरफेस है, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्लेन। ये इर्रेगुलर सरफेस है जिस पर पैरेलल लाइंस जो है वो ये पैरेलल है, इंसिडेंट रेज सारी है ना, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, ये सब पैरेलल है। लेकिन जब इनसे लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो क्या लाइट्स सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी सबकी? अब ये आ तो एक ही डायरेक्शन में रही हैं, लेकिन क्या जाएंगी भी सेम डायरेक्शन में? नहीं। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैरेलल आने के बावजूद भी इर्रेगुलर सरफेस होने की वजह से जब लाइट्स रिफ्लेक्ट होंगी तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगी। आप देख रहे हो ना, ब्लू से बनी हुई हैं, ये सब डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो जब सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, जब कोई भी जितनी भी रेज हैं किसी भी प्लेन पर अगर सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ, अगर किसी इर्रेगुलर सरफेस पर चाहे पैरेलल इंसिडेंट रेज अगर पड़ती हैं तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, और जब किसी इर्रेगुलर प्लेन पर सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होती हैं तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये प्लेन है बिल्कुल स्ट्रेट,
है ना, आपका सरफेस जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस पर जब सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज पड़ी हैं तो सेम डायरेक्शन में ही वो रिफ्लेक्ट हुई हैं। देख रहे हो, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी जगह अगर किसी प्लेन सरफेस पर या मिरर पर, जैसे आप कह सकते हो, अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल इंसिडेंट रेज अगर पड़ती हैं तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब वो कह रहा है चौथे पॉइंट में, उसने क्या कहने का मतलब है कि जो लाइट ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गई, क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है। ओके, रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिट अ हेयर ड्रेसर। अब यहाँ पर इसने समझाने की कोशिश किया, मान लो आप कभी हेयर ड्रेसर के पास जाते हो अपने बाल बनवाने, तो आपने कभी देखा होगा कि जब आप बाल कटवा लेते हो तो वो आपको सिर के पीछे मिरर रख के वो आपको दिखाता है कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो आप क्या देख पाते हो, आप सामने भी अपनी इमेज देख रहे हो और पीछे वाले शीशे में भी अपनी इमेज देख रहे हो। देखो यहाँ पर उसने यही कहा है, recall the last time you visited a hairdresser. He makes you sit in front of a mirror. After your haircut is complete, he holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut. Do you know how you could see the hair at the back of the head? अभी आप देखो, ये आप ये भी देख पाते हो और ये भी देख पाते हो, दोनों तरफ की इमेज देख पाते हो ना, इसका मतलब डबल रिफ्लेक्शन होता है। तो पहली को याद आता है, having constructed a periscope as an extended activity in the class 6, जो उन्होंने क्लास 6 में एक्टिविटी की थी। The periscope makes use of two plane mirrors. जो पेरिस्कोप होता है वो दो प्लेन मिरर्स को क्रिएट करता है। Can you explain how reflection from the two mirrors enables you to see objects which are not visible directly? पेरिस्कोप्स जो है वो सबमरीन में यूज किए जाते हैं, टैंक्स में यूज किए जाते हैं, और दे आर यूज्ड बाय द सोल्जर्स एंड बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। अब वो क्या कहते हैं कि बंकर्स में और टैंक्स में क्यों यूज किए जाते हैं, कि वो अंदर रहने के बाद भी बाहर की सारी इमेजेस जो हैं वो डबल रिफ्लेक्शन के थ्रू देख पाते हैं। अब यहाँ पर आपके आ जाती हैं मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस में क्या होता है कि एक जैसी कई सारी इमेजेस बनना। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन mirror forms only a single image of an object. What happens if the two plane mirrors are used in combination? वो कह रहा है कि अगर एक प्लेन मिरर से जो सिंगल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन अगर मल्टीपल इमेजेस यूज किए जाएं, मल्टीपल मिरर यूज किए जाएं, तो क्या होगा। यहाँ पर उन्होंने कैसे आपको समझाया, यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटी की, यहाँ पर उन्होंने एक मिरर रखा और यहाँ पर उन्होंने एक मिरर रखा और यहाँ पर एक कॉइन रख दिया। अब इस कॉइन की इमेज यहाँ पर भी आई, इस कॉइन की इमेज यहाँ बनी, इस कॉइन की इमेज यहाँ बनी, तो कितनी इमेजेस बन गई, एक कॉइन से और दो मिरर से कितनी, तीन इमेजेस बन गई। तो यहाँ उसके कहने का मतलब था कि एक डबल मिरर्स को अगर आप रख दें और उनके बीच में एक सर्टेन एंगल पे रख दिया जाए तो उनसे मल्टीपल इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर उसने एक और एग्जांपल से उन्हें आपको समझाया है। द एग्जांपल इज कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप का बच्चों अगर आपने नाम नहीं सुना है तो कलाइडोस्कोप एक तरह का सेटअप होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, ये तीन जो साइड्स होती हैं, ये तीनों साइड्स पर अंदर की साइड जो है वो मिरर होता है और बाहर से कंप्लीटली सरफेस जो है वो कवर कर दिया जाता है। चाहे आप कार्डबोर्ड से कर सकते हो या फिर आप पेपर से कर सकते हो, किसी भी तरह से जो इनकी आउटसाइड कवरिंग है वो कवर कर दी जाती है, ढक दी जाती है, और अंदर से जो होता है वो तीनों साइड मिरर होता है। उसके बाद जब इसे पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है तो इसकी जो एक साइड की लिड होती है, उस एक साइड की लिड में एक छोटा सा छेद किया जाता है और उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट मार्बल्स, डिफरेंट कांच के टुकड़े, कलरफुल कांच के टुकड़े, चूड़ियाँ, कई सारी ऐसी चीज़ें, कलरफुल चीज़ें डाल दी जाती हैं। तो जब उसको घुमाया जाता है तो आपको मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं, मल्टीपल कलर्स मिलते हैं, मल्टीपल जो है वो आपको मल्टीपल डिज़ाइंस दिखाई देते हैं, मल्टीपल डिज़ाइंस बनते हुए नज़र आ जाते हैं। तो इस तरह से आप कलाइडोस्कोप बनाकर मल्टीपल मिरर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो कि तरह तरह के डिजाइन आपको दिखाता है और ये बताता है कि मल्टीपल इमेजेस मल्टीपल मिरर्स के थ्रू किस तरह से बनती है। अब यहाँ पर आपका ये टॉपिक है आपका सनलाइट। In class 6 you learned that the sunlight is referred to as the white light. You also learned that the consists of 7 colors. Here's another activity showing the sunlight consists of several colors. यहाँ पर सनलाइट का उसका कहने का मतलब है कि सनलाइट वाइट होती है या कलर्ड होती है। तो बच्चों आपको ये पता है, हम यही पढ़ते हैं कि सनलाइट इज एक्चुअली अ वाइट लाइट, और ये भी हमने पढ़ा है कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलकर बनती है। तो इसको हम आगे आने वाली एक्टिविटीज़ में पढ़ेंगे कि ये जो
सनलाइट होती है ये एक्चुअली वाइट होती है या कलर्ड होती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के टॉपिक्स कवर करने के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।